प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहले प्रश्न को देखिए अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में ई-वे बिल की प्राप्तियां भी शामिल की जाती हैं तथा ई-वे बिल का प्रावधान एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 में किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लेते हैं। सकल वस्तु और सेवा कर की प्राप्तियों में ई-वे बिल की प्राप्तियां भी शामिल होती हैं। सरकार को लगातार दूसरे माह 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है, अतः कथन एक सही है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत सरकार ने नवंबर माह में प्राप्त हुए जीएसटी संग्रह में अक्टूबर माह की ई-वे बिल प्राप्तियां भी शामिल की हैं और इसीलिए नवंबर माह का जीएसटी संग्रह अपेक्षाकृत अधिक रहा है। ई-वे बिल का प्रावधान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 138 में किया गया है और कथन 2 सही नहीं है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न को देखिए। सिवेली अनुष्ठान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा केरल। सिवेली केरल का एक लोकप्रिय दैनिक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में देवता को मंदिर परिसर में सुबह और देर शाम घुमाया जाता है। इसमें हाथियों का एक जुलूस निकाला जाता है। ये हाथी सोने की परत वाले कैप्रिसन, घंटियों, हार आदि से अलंकृत होते हैं। इनमें से एक हाथी की पीठ पर मूलवर नामक देवता की एक छोटी अलंकृत मूर्ति ले जाई जाती है और उस हाथी के पीछे मंदिर का पुजारी होता है। इसके बाद अन्य हाथियों के साथ ढोल और नाद स्वरम नामक सुशिर वाद्य यंत्र बजाया जाता है और इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर था। तीसरे प्रश्न को देखिए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, ध्यान से देखिएगा। इसमें केवल 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम किसी बच्चे के अशोभनीय या अश्लील प्रदर्शन को अपराध मानता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2D के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है, अतः कथन एक सही नहीं है। अधिनियम टीवी, विज्ञापन, इंटरनेट या किसी अन्य प्रकाशन माध्यम से बालक के अशोभनीय अश्लील प्रदर्शन को अपराध मानता है, अतः कथन 2 सही है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में 12 वर्ष से कम आयु के बालक के मुख में जननांग प्रवेश कराने को गुरुतर लैंगिक अपराध नहीं माना, जबकि अधिनियम की धारा 5M इस कृत्य को गुरुतर लैंगिक अपराध मानती है। इससे पूर्व बंबई उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस अधिनियम की संकीर्ण परिभाषा को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ था। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमय है जो बच्चों के नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को निर्धारित करता है। भारत ने इस अभिसमय को वर्ष 1992 में अपनाया था। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न को देखिए। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले जिनेवा अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभिसमय को वर्ष 1951 में लागू किया गया था। यह युद्ध अपराधियों को शरणार्थी के रूप में अयोग्य घोषित करता है तथा भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए। जिनेवा अभिसमय को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से उपजे शरणार्थी संकट से निपटने के लिए वर्ष 1951 में लाया गया था, अतः कथन एक सही है। यह कन्वेंशन किसी युद्ध अपराधी को शरणार्थी के रूप में अयोग्य घोषित करता है, अतः कथन 2 भी सही है।
इसके तहत जारी किए गए शरणार्थी यात्रा दस्तावेजों के धारक के लिए वीजा मुक्त यात्रा का प्रावधान भी किया गया है। हाल ही में बेलारूस और पोलैंड के सीमा पर शरणार्थी संकट उपजा है, जिससे यूरोप की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, अतः कथन 3 भी सही नहीं है और इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर था। अंतिम प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही है। चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत किए गए दल को राजनीतिक दल माना जाता है। उम्मीदवारों को प्रतीकों का आवंटन चुनाव चिन्ह आदेश 1968 द्वारा किया जाता है। एक भूतपूर्व राष्ट्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल जो पिछले 6 वर्षों से राष्ट्रीय राज्य का दर्जा खो चुका है, अपने पूर्व निर्धारित प्रतीक के लिए चुनाव आयोग के समक्ष आवेदन नहीं कर सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, बताइए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A किसी संघ अथवा निकाय को चुनाव आयोग के समक्ष राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने से संबंधित है। यह अधिनियम चुनाव आयोग के समक्ष पंजीकृत संघों और निकायों को राजनीतिक दल के रूप में परिभाषित करता है, अतः कथन 1 भी सही है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का अर्थ है चुनाव आयोग द्वारा प्रतीक आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक या राष्ट्रीय दल है। उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को प्रतीकों का आवंटन चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत किया जाता है, अतः कथन 2 भी सही है। एक भूतपूर्व राष्ट्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल जो पिछले 6 वर्षों से राष्ट्रीय राज्य दर्जा खो चुका है, अपने पूर्व निर्धारित प्रतीक के लिए चुनाव आयोग के समक्ष आवेदन कर सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है और इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।